नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसे अभी ये इलेक्शन जो समाप्त हो गया, 4 जून को रिजल्ट आए, उसको पोस्ट इलेक्शन जो है एनालिसिस कि क्या हुआ, क्यों हुआ। जैसे कि आपको मालूम है 240 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को आई और पूरे एनडीए गठबंधन को जो है 92 सीट्स आई, 292। सो इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा नुकसान कहां हुआ, क्यों हुआ और बीजेपी कहां फेल हो गई, किस चीज को एनालाइज नहीं कर पाई। सो पहले तो जो 9 जून को मंत्रिमंडल ने जो है शपथ ले ली है और यहां से ही काम जो है वो शुरू हो चुका है। काम कैसे शुरू हो चुका है? टोटल जितने मंत्रियों ने कसम ली है, शपथ उठाई है, उसमें से 58% मंत्री ओबीसी, दलित या जो आदिवासी समाज से आते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चेंज है। ये यूपी का जो रिजल्ट आया है उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। और इसका एक और एनालिसिस ये है कि 7 पूर्व मुख्यमंत्रियों को इसमें कसम जो है वो दिलाई गई है, शपथ जो है उन्होंने ग्रहण की है मंत्री पद की। इसका मतलब यह है कि गवर्नेंस पे पूरा जोर रहेगा। सो ये हुआ, क्यों हुआ? अभी एक CSDS का जो सर्वे है वो आया है। उस सर्वे के मुताबिक कौन सी जाति ने किसको कितना वोट दिया, क्योंकि बिहार सबसे ज्यादा जो है अफेक्टेड, उत्तर प्रदेश और बिहार होता है जो जातियों से अफेक्टेड होता है। वो आगे मैं अभी आपको एक और स्टोरी सुनाऊंगा कि जातियों से उठकर ऊपर कैसे वोट देना चाहिए और क्यों देना चाहिए। ये एक हिस्ट्री की बात है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले अभी बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, और यहां जो जाति का समीकरण है उसकी बात करते हैं। सबसे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस जो बना, जिसमें 17 सीट पर कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ रही थी और 63 सीट पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा। इस गठबंधन को सबसे ज्यादा जो वोट पड़ा वो पड़ा यादवों का। जाति की बात करें तो 82%, 82% यादवों ने एक मुश्त वोट जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को डाला। लेकिन इसके उलट जो स्वर्ण है, जिसको अभी जातियों में बांट रहे थे कि ठाकुर और दूसरे समाज हैं जो नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन सब ने मिलाकर 79%, 79% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इसका मतलब जो स्वर्णों की नाराजगी, ब्राह्मणों की नाराजगी और ठाकुरों की नाराजगी बार बार कही जा रही थी, वो कहीं भी इस वोटिंग पैटर्न में दिखाई नहीं दी। तीसरा समाज जो है वो पिछड़ा वर्ग है। पिछड़ा वर्ग में कुर्मी और क्वेरी जो है समाज, उसका भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसमें 61% लोगों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। इसमें थोड़ा सा नुकसान जरूर हुआ, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को यहां मिला। और उसके अलावा जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग, वहां थोड़ा बहुत नुकसान और ज्यादा हुआ। वहां 59% जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला। पिछड़ा वर्ग और कुर्मी क्वेरी, ये कोई सोच नहीं सकता था कि अखिलेश यादव की पार्टी को कभी वोट भी देंगे, या अति पिछड़ा वर्ग जो है वो भी। इन दोनों का मिलाकर 34 और 34% जो वोट है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिला। सबसे बड़ा खेला जो हुआ वो हुआ दलित यादव वोट का। दलित यादव वोट जो है वो बीएसपी का कोर वोटर माना जाता है और अभी भी बीएसपी को वोट डला, लेकिन परसेंटेज बहुत कम हो गई। 44% जो है दलित जाटव याद जो है
समाज उसने वोट बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को डाला, और सिर्फ 24% जो है इस समाज ने, दलित जाटव जो समाज है, उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और इसमें जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ये जो वोट कभी मिलता ही नहीं था, ये एक दूसरे का अपोजिट वोट माना जाता था, वहां 25% वोट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिला। और उससे भी बड़ा एक खेला और हो गया, वो हुआ गैर जाटव दलित समाज। इसका जो बहुत बड़ा हिस्सा 56%, 56% लोगों ने वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को डाला, जबकि सिर्फ 29% लोगों ने जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया। यहां एक बहुत बड़ा खेल हो गया, जो एक प्रोपोगंडा शुरू किया गया कि जैसे ही 400 पार भारतीय जनता पार्टी जाएगी और वो आरक्षण को समाप्त कर देगी, इवन के जो उनके अपने कोर वोटर थे इस समाज के, इस बार उन लोगों ने भी बार बार सवाल पूछे और वोट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया। यहां बहुत बड़ा सेटबैक लगा। और उससे भी बड़ा एक सेटबैक और है, जो 2019 में 7-8% वोट मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी को मिला, लेकिन 2024 में सिर्फ 2% मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, जबकि ये वोट कहीं बटा नहीं। बहुजन समाज पार्टी जो 79 सीटों पर इलेक्शन लड़ी, उसमें से 20 मुसलमानों को इलेक्शन उन्होंने वोट दिया, उन्होंने टिकट दिया, और उसमें से एक भी मुसलमान नहीं जीता, और मात्र 3-4 जो कैंडिडेट थे वो 1.5 लाख वोट को क्रॉस कर सके। इसका मतलब मुस्लिम समाज ने बहुजन समाज पार्टी को इस बार नकार दिया। इसी पर हम जो बहुजन समाज पार्टी की हेड हैं मायावती जी, उनको कहना पड़ा कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम टिकट बांटूंगी तो मुझे इस समाज के बारे में सोचना पड़ेगा। उन्होंने इस चीज की भी परवाह नहीं करी कि मुसलमान को जिता दें। हालांकि जो 63 टोटल कैंडिडेट खड़े किए समाजवादी पार्टी में, उसमें सिर्फ 4 मुसलमान थे। आप खुद अंदाजा लगा के देख सकते हैं। 59 लोग नॉन मुसलमान थे, लेकिन उस मुसलमान समाज ने उस समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया, और 92% वोट जो है वो मुस्लिम समाज का बात जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला, जिसकी वजह से जो ये सीट्स आपको दिखाई देती हैं, 37 सीट जो समाजवादी पार्टी जीती, वो इन वोटों की वजह से ही जीती। जो मोदी जी का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास, मुझे लगता है कि अब ये नारा चेंज होना चाहिए, जिसका साथ उसका विकास। अगर आपने इतने जो घर बना के दिए, फ्री सिलेंडर बांटे, मुस्लिम समाज के लिए सबसे ज्यादा काम किया, जो 2014 से पहले सरकारी नौकरियों में मुसलमान जो है वो 5% था, अभी उसको खींच के 10% तक ले आए। सरकार की किसी भी योजना में कोई सा भी भेदभाव नहीं रखा, उसके बावजूद भी मुस्लिम समाज ने वोट नहीं दिया। तो अब भारतीय जनता पार्टी को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा, और मैं तो ये कहूंगा कि सोचना चाहिए। लेकिन ये शर्म की बात हिंदुओं के लिए भी है। उन्होंने अयोध्या तक के जो हमारे एमपी हैं उनको हरा दिया, उनके कैंडिडेट को हरा दिया। जो 500 साल में मंदिर ना बन सका वो बना। अभी मैं आज कुछ इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें कुछ लोग जो है वहां के लोकल बता रहे थे कि धंधा कम हो गया, जो है जो लोग हैं वो आने कम हो गए, या जो लोग आ रहे हैं वो लोग वहां खर्चा करना कम जो है कर चुके हैं। ये जो सोशल मीडिया पे एक अपील चली थी, उसका भी असर अब दिखाई देने लगा है। शायद अयोध्या के लोगों को ये जो है वो आने वाले समय में और भी जोर से जो है वो दिखाई देगा।
सुनाई देगा, क्योंकि अयोध्या को एक मॉडल बनाया गया था इस बार कि वहां तो रिकॉर्ड मार्जिन से जो है भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो जीतना चाहिए था। लेकिन मेरी वार्निंग अब हिंदुओं के लिए है। मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुना रहा हूं। एक बार ना एक हॉस्टल में, छोटी सी बात है, 2 मिनट की बात है, सुन जरूर लीजिएगा। वहां वेज और नॉन वेज एक साथ चलते थे। 20% लोग जो हैं वो नॉन वेज लेते थे और 80% लोग हैं जो वो वेजिटेरियन खाना खाते थे। तो जब 80% लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि हम यहां नॉन वेज नहीं चलने देंगे, तो जो वहां का इंचार्ज था, पप्पू जैसा चालाक, उसने कहा जी आप ना प्लेबिसाइड करवा लो, आप वोटिंग करवा लो, जिसके पक्ष में जाएगी और उसकी मानी जाएगी। अगर आप नॉन वेज वाले होंगे तो नॉन वेज की मानी जाएगी, अगर वेज वाले होंगे तो वेज की मानी जाएगी। जो 20% नॉन वेज वाले थे उनकी बात मैं बाद में बताता हूं। जो वेजिटेरियन वाले थे उन्होंने क्या लिखा उसमें, किसी ने लिखा कि मुझे तो सिर्फ पराठा चाहिए खाने के लिए, जो वेजिटेरियन वाले थे। किसी ने कहा कि मुझे तो वेज मंचूरियन चाहिए। किसी ने कहा कि मुझे तो जो सब्जी है उसके साथ चपाती चाहिए। किसी ने स्नैक्स की डिमांड की, किसी ने चाइनीज फूड की डिमांड की, किसी ने दाल रोटी की डिमांड की। इस तरह से किसी का 10% लोगों ने दाल रोटी की डिमांड की, तो 11% लोगों ने चाइनीज फूड की डिमांड की, तो 14% लोगों ने स्नैक्स की डिमांड की, तो 15% लोगों ने सब्जी रोटी की डिमांड की, तो 9-10% लोगों ने मंचूरियन की डिमांड की। इस तरीके से 80% लोग आपस में बट गए। लेकिन जो नॉनवेज खाने वाले थे 20%, उन्होंने एक मुश्त यही लिखा नॉनवेज। किसी ने ये नहीं लिखा कि मुझे जो है वो चीज चिली चाहिए, या सॉरी चीज चिली नहीं, मुझे बटर चिकन चाहिए, या मुझे कीमा चाहिए, या मुझे एग चाहिए, या मुझे कोई फ्रोस्ट चाहिए, या मुझे रोस्टेड चिकन चाहिए। कुछ ऐसा नहीं लिखा, सबने एक जैसा लिखा, नॉन वेज। और जब उसकी काउंटिंग हुई तो किसी का 5%, किसी का 10%, किसी का 15%, तो किसी का 12% निकला। लेकिन जो नॉन वेज वाले थे वो 20% लोग थे, इसलिए वो जो वेजिटेरियन लोग थे उनको सारी उम्र के लिए नॉन वेज खाना पड़ा। तो हिंदू समाज को भी मुझे लगता है कि ये नॉन वेज खाने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर इसी तरीके से आपस में बढ़ते रहे तो अपने आप को सुधारना पड़ेगा, जातियों में बंटने से बचना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी और आई है, और ये ओरिजिनल स्टोरी है। वो तो मैंने कहानी बना के सुनाई थी आपको, इसी तरह की एक ओरिजिनल स्टोरी है। ज्यादातर आपने नाम सुना होगा सियालकोट, पाकिस्तान में एक जगह है। मेरे भी कुछ रिश्तेदार जो हैं वो सियालकोट से भारत में आए थे। तो सियालकोट जो है वो जम्मू से सिर्फ 42 किलोमीटर दूर है और लाहौर से 135 किलोमीटर दूर है। असम के एक नेता हुए हैं गोपीनाथ भारदुलाई, उन्होंने एक मुहिम चलाई कि ये जो सियालकोट है ये भारत में होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान में। ये मुहिम चलाई गई 1946 में। वो 1941 से लेके 1946 तक ये एक मुहिम चलाई। तो वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो अंग्रेज थे, उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम जहां का एक वोटिंग करवा लेते हैं, जो लोग जहां जाने चाहेंगे हम उनको वहां भेज देंगे। तो वोटिंग शुरू हो गई। वही काम हुआ जो इस बार भी हिंदुओं ने किया। या तो वोट डालने नहीं गए तो बहुत कम गए। जो लाइन में लगे हुए लोग थे वहां देख के डर के आ गए कितने लाइन में लगे हुए लोग हैं, शाम को जाएंगे। शाम को बच्चों ने कह दिया कि हमने घूमने जाना है। कर करा के क्या हुआ कि वो सियालकोट का जो प्रस्ताव था वो 55,000 मतों से पाकिस्तान की फेवर में चला गया। जबकि 1941 की जो जनगणना हुई थी उसके मुताबिक सियालकोट में मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदुओं की थी, जो 2,31,000 के आसपास थी। और रिजल्ट में ये पाया गया कि 1 लाख हिंदुओं ने उसमें से वोट ही नहीं डाला।
और वो जो जगह है वो पाकिस्तान में चली गई, हिंदू अपने बिजनेस में बिजी हो गया। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? जिन लोगों ने वोट नहीं डाला उनका क्या हुआ? 2051 1951 41 के बाद 51 में जो वहां की जनगणना हुई, वहां सिर्फ 10,000 हिंदू बचे। या तो वो मार दिए गए, या वो छोड़कर भारत में आ गए, या वहां वो जो है उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। और जो 2017 की जनगणना आई है उसमें मात्र 500 हिंदू वहां बचे हैं। यह है वोट ना डालने का, जहां कट फट के वोट डालने का असर। मुस्लिम समाज का एक ही टारगेट है, जो कैंडिडेट बीजेपी को हरा सकता है, बीजेपी के कैंडिडेट को हरा सकता है, हम उसी को वोट डालेंगे, चाहे वो मुसलमान हो या कोई दूसरा। और सियालकोट का जिन लोगों को महत्व नहीं पता है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है। वहां आज भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और स्पोर्ट्स गुड्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं। मेरी तो एक गुजारिश है हिंदुओं से स्पेशली कि आप आपस में बटो मत, नहीं तो एक दिन आएगा जब आप सबको नॉनवेज खाना पड़ेगा, या जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, या फिर सियालकोटा जैसा हालात होगा। वोट जरूर डालें एक मुश्त होकर। मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी को डालें, जहां भी डालना है एक साथ वोट डालें। जो हिंदू समाज का आप उद्धार कर सकती है पार्टी, उसको वोट डालें। आप बचोगे तो फ्री का भी फायदा होगा। कोई 200 यूनिट बिजली के और 500 लीटर रोज का पानी के मगर मत जाओ। ये सब पार्टियां जो हैं ये दोगले काम कर रही हैं। उसके ऊपर भी मैं एक आपको वीडियो बना के बहुत जल्दी पोस्ट करूंगा कि ये जो फ्री का फंडा है उसमें किसको कितना नुकसान हो रहा है। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरी अपील का असर जो है कुछ होना चाहिए। अगर आप इसके साथ सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, बहुत जल्दी मैं एक और बड़ा एनालिसिस लेके आऊँगा कि जो मंत्री बने हैं अभी, उसमें विभागों की जो है जिम्मेवारी कैसे कैसे दी गई और क्यों क्यों दी गई, और 2014 और 19 से इस सारे सिस्टम का क्या फ़र्क रहेगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।